अच्छा, तो सबसे पहले वेलकम टू एनएस ट्रेनिंग एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स बूट कैंप। आज के बूट कैंप में हम ये लर्न करेंगे कि किस तरह से एक ऐसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट की जाए जो कि इंगेजिंग हो, यानी कि जो आपके ऑडियंस हैं उनको ये इन्फ्लुएंस करे, उनको ये इंगेज रखे थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, ताकि वो लोग जो है वो फेडअप ना हो कि जल्दी से ये प्रेजेंटेशन ओवर हो और हम जो है वो फ्री हो जाए। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। और मेरा नाम आतिका जाहिद है। मैं एन एस ट्रेनिंग से जो है वो एम एस ऑफिस कोर्स की इंस्ट्रक्टर हूँ। और एम एस ऑफिस कोर्स के अंदर हम लर्न करते हैं एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस वर्ड। और जो हमारा पोर्टफोलियो है वो एन एस ट्रेनिंग इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपलोडेड है। और साथ में हम जो है वो आज की क्लास में अपना पोर्टफोलियो भी डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हम क्या स्टडी करते हैं। एन एस ट्रेनिंग इज़ एक्चुअली रजिस्टर्ड कंपनी जो कि एसएससीपी से और एफबीआर से रजिस्टर्ड है सिंस 2020। और ये आप लोगों को अ लॉट ऑफ कोर्सेज ऑफर कर रही है इतनी जो है वो कम कॉस्ट के अंदर। इसका एक कोर्स जो है वो ₹1000 में होता है, और जो 2 कोर्सेज होते हैं उसका आप पैकेज ले सकते हैं 2500 में। 4 कोर्सेज का पैकेज है 2500 में, 2 का है 1500 में, और 6 कोर्सेज का पैकेज होता है 3500। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कोर्सेज़ जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। एट लास्ट आप लोग को जो है वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके नाम के साथ। आप लोग को सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों सर्टिफिकेट्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से वो ले सकते हैं। और थ्रू आउट द कोर्स आप लोगों ने असाइनमेंट साथ साथ कंप्लीट करनी होती है। और कोर्स के एंड पे कोई असेसमेंट या कोई इस तरह का एग्जाम नहीं होता जिसको देख के आप लोग को सर्टिफिकेट इशू किया जाए। आप लोग की असाइनमेंट से इस बात का प्रूफ होती है कि आपने कोर्स में जो है वो लर्निंग की है, साथ साथ आपने असाइनमेंट्स कवर किए हैं। तो जिसकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट होती है उनको सर्टिफिकेट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है वो इशू कर दिया जाता है एनएस ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट की तरफ से। पावर पॉइंट मोबाइल पे यूज़ हो सकता है, एमएस ऑफिस मोबाइल पे यूज़ हो सकता है, लेकिन मसला ये होता है कि उसके जो सारे फीचर्स होते हैं वो इनेबल नहीं होते मोबाइल पे। तो कुछ फीचर्स जो है वो उसके मिसिंग होते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे लास्ट 10 मिनट्स के अंदर, और ताकि जो हम बातें हैं वो सारी डिस्कस कर लें। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं और जो आज की क्लास से रेलिवेंट हो गए वो आप लास्ट पे जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है वो कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप जो है वो साथ साथ पूछ सकते हैं। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं कि हम जो है वो पावर पॉइंट के अंदर किस तरह से एक ऐसी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे व्यूअर्स को इंगेज रखे। इसके अंदर ना कुछ बातें आपको कंसीडर करनी पड़ती हैं कि हम क्या क्या चीज़ें अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करें, हम उसका बैकग्राउंड कैसे बनाएं, हम उसके अंदर ऐसे क्या फीचर्स इंक्लूड करें जो कि व्यूअर्स को इंगेज रखे। अब इसका सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप खुद को एज एन ऑडियंस कंसीडर करें कि आप खुद एक ऑडियंस हैं और आपने किसी की प्रेजेंटेशन लेनी है, और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रेजेंटेशन में क्या इंक्लूड करे जिससे आप बोर ना हो। तो फिर जो आप खुद को कंसीडर करके वो बातें कंसीडर कर रहे हैं कि अगर आप जो है वो एज एन ऑडियंस हो। मैंने सबके माइक म्यूट कर दिए हैं, तो अगर ताकि ना बैकग्राउंड डिस्टोर्शन ना हो। अगर किसी को माइक पर बहुत कुछ बात करनी हो तो चैट में मुझे माइक टाइप कर दे ताकि मैं उसका माइक ऑन कर दूँ, तो आप लोग माइक पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो रिसोर्सेज क्या है जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें। जो प्रेजेंटेशन है ना, वो हम कैनवा के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमने प्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर जो जो चीज़ें हमने अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करनी है, हम उसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो हम कैनवा को यूज़ करके भी बना सकते हैं, और हम पावर पॉइंट को यूज़ करके भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एंड द लास्ट इज गूगल स्लाइड को यूज़ करके भी हम कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हम कैनवा को यूज़ करके करते हैं ना, कैनवा जो है वो एक ऐसी ऐप है जो आपको पिक्चर्स को एडिट करके देती है, उसके थ्रू आप पिक्चर्स बना सकते हैं। अब एक ऐसी प्रेजेंटेशन
जिसके अंदर कैनवा के अंदर अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना तो उसमें प्रेजेंटेशन के फीचर्स नहीं होते, जैसे कि एनिमेशंस और ट्रांजिशंस। उसका पर्पस ये होता है कैनवा के थ्रू बनाने का कि आप प्रेजेंटेशन पहले पूरी उस पर रेडी कर लें, उसकी सारी चीज़ें इंक्लूड कर लें, फिर जो बाकी की प्रेजेंटेशन की फीचर्स हैं जैसे ऑडियो वीडियो एनिमेशंस ट्रांजिशंस, वो आप फिर उसको पावर पॉइंट से एडिट करके क्रिएट कर सकते हैं। एक आइडिया हम इसका कैनवा का भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट है slidescarnival.com। यहाँ पर आप लोग को टेम्पलेट्स मिल जाते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अगर मैं पावर पॉइंट में सिंपल कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करूँ तो ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन है। जब मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ तो वो इस तरह से जो है वो ओपन होकर आती है, जिसमें एक ब्लैंक स्लाइड होती है, दिस इज कॉल्ड टाइटल स्लाइड, जो हमारी वेरी फर्स्ट स्लाइड होती है। तो इसके बाद हम जो है वो न्यू स्लाइड्स ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर होम टैब में भी न्यू स्लाइड करने की ऑप्शन होती है, कंट्रोल M जो है वो शॉर्टकट की है। इंसर्ट टैब से भी आप ऐड कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है, इसको आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप थीम्स यूज़ करें। आप पहले कोई थीम डाउनलोड करें और फिर उसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करें। जैसे कि अब मैंने ये वाली प्रेजेंटेशन क्रिएट की हुई है आप लोग के आज के बूट कैम्प के ऊपर, तो मैंने टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है और उसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन क्रिएट की है। ये आप खुद भी बना सकते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जिस पर आप खुद से जो है वो पावर पॉइंट की थीम्स यूज़ करें। जैसे कि एक टाइटल स्लाइड है, और फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी सिंपल सी टाइटल साइट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर अगर मुझे डिज़ाइन लगाने हो तो मैं डिज़ाइन टैब में आऊँगी, ये थीम्स की ऑप्शन होती है। अच्छा, किसी को थीम और वॉलपेपर में डिफरेंस पता है? थीम और वॉलपेपर में डिफरेंस आप सबको पता है कि थीम से क्या होता है, जब आप अपने मोबाइल में एक थीम अप्लाई करते हैं तो उससे आप लोग के ऐप्स के जो कलर होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, और आप लोग के जो बाकी के फीचर्स होते हैं मोबाइल के कलर्स वगैरह वो चेंज हो जाते हैं, ऐप्स के कलर को भी इम्पेक्ट करता है। और थीम जो है वो आपके मोबाइल के लुक चेंज कर देता है, जो आपकी लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन होती है। क्योंकि जो बैकग्राउंड अब अगर आप अप्लाई करते हैं कोई बैकग्राउंड वॉलपेपर, तो उससे क्या होता है, वो जस्ट एक वॉलपेपर होता है, उसका ऐप्स के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं होता, वो आपकी होम स्क्रीन को चेंज नहीं करता। तो इसी तरह से पावर पॉइंट में भी दो ऑप्शंस होती हैं, एक होती है बैकग्राउंड की ऑप्शन और एक होती है थीम्स की ऑप्शन, कि अगर आप थीम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो भी चीज़ें आपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड की होती हैं उन सब पे इम्पेक्ट जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ग्राफिक्स भी अप्लाई हो गए हैं, और जो मैंने थीम अप्लाई की है वो हर स्लाइड के ऊपर वही थीम अप्लाई होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आके कोई फॉर्मेट बैकग्राउंड से कोई बैकग्राउंड सेट कर लेती हूँ, अब यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड से बैकग्राउंड सेट करने की ये ऑप्शन था। सॉलिड फिल से आप यहाँ से कोई कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे ये कलर मैंने इसका सेट कर लिया, बैकग्राउंड कलर। यहाँ से आप कोई ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक सीरीज होती है कलर की, जिसमें आप एक से ज़्यादा कलर यूज़ करते हैं। अब ये कलर ये था मोनोक्रोमेटिक सीरीज है, यानी कि ग्रीन कलर के ही डिफरेंट शेड्स हैं। अब ये वाला कलर है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ से जो है मैं इसका कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। हर स्टॉप का जो है वो, इनको बोलते हैं स्टॉप्स, हर स्टॉप का जो है वो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अपना ग्रेडियंट जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जी हुरिया। जी, सर्टिफिकेट आपको मिलता है कोर्स के अंदर। हर कोर्स का जो है वो आप लोग को सर्टिफिकेट इशू होता है। जब कोर्स एंड हो जाता है तो उसके बाद सर्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। 8 लेक्चर्स का हर कोर्स होता है, और लेक्चर्स होते हैं हमारे वीक में, एक वीक में 2 दिन। हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट के चार्जेस होते हैं वो आपकी डिलीवरी के चार्जेस के ऊपर जो है वो, उसके जो प्रिंट के चार्जेस होते हैं, डिलीवरी के चार्जेस होते हैं, उसको मिला के 500 पर सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी चार्जेस होते हैं। सॉफ्ट कॉपी के कोई चार्जेस नहीं होते। अच्छा, पहले ना क्लास को डिस्कस कर लेते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग को जो है वो लास्ट 15 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिसोर्सेज टू मेक प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर जो है वो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं एज ए रिसोर्स अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरी तरफ से प्रेफरेबल है कि आप पावर पॉइंट को ही यूज़ करें, क्योंकि पावर पॉइंट एक ऐसा ऑफिस है जिसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन के सारे फीचर्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। और जो आप गूगल स्लाइड से भी जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। पावर पॉइंट और कैनवा का तो सबको पता है। पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड में क्या डिफरेंस है? पावर पॉइंट MS ऑफिस की तरफ से एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड है, उसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं सिंपल रिटन डॉक्यूमेंट्स। एक्सेल है, उसके थ्रू हम सेपरेट शीट्स क्रिएट करते हैं, अपना डेटा जो है वहाँ पर एंटर करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर शीट्स जो है वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मूलाज को यूज़ करके। अपनी टाइम शीट्स बना सकते हैं, चार्ट्स एंड मैनी मोर। इसी तरह से गूगल स्लाइड है, वो गूगल स्लाइड है, इसकी डेवलपर कंपनी है गूगल। गूगल स्लाइड, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, इनकी डेवलपर कंपनी होती है गूगल। इन्हें हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमें ऑनलाइन ओपन होके मिलते हैं। जिस तरह से ये पावर पॉइंट जो है वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब अगर हम गूगल स्लाइड ओपन करें तो देखिए, गूगल साइट ओपन करने के लिए सिंपली आपने क्रोम ओपन करना है और ऊपर जो है वो सर्च करनी है गूगल स्लाइड्स। और यहाँ पर काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी गूगल साइट से रिलेटेड, लेकिन आपने उस पर जाना है जिस पर लिखा हो www.google.com। ये इसकी एक्चुअल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करेंगे और आप लोग जो है वो गूगल साइट्स पर आ जाएंगे। अब हम जाएंगे गो टू स्लाइड्स। और कुछ सेकंड्स के अंदर हमारे पास जो है वो गूगल साइट ओपन हो जाती है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गूगल साइट से जो है वो साइन इन करना पड़ता है आपको पहले। अपने जो गूगल अकाउंट होता है उसके थ्रू पहले आपको यहाँ से साइन इन करना पड़ता है और फिर आप जो है वो गूगल साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। एज यू कैन सी, गूगल साइट जो है वो गूगल से सर्च करके यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसको हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैं उनको हमें पहले डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो हमारे पास रन होते हैं। लेकिन जो गूगल स्लाइड है, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, इसको हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से जो है वो आप अपनी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। लेकिन गूगल स्लाइड्स के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पावर पॉइंट। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड है, जबकि अगर हम पावर पॉइंट के अंदर आए तो इसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं। इनको बोलते हैं टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब। और हर टैब का फिर फर्दर रिबन होता है, जैसे स्लाइड रिबन है, क्लिपबोर्ड रिबन है। तो इसके अंदर ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा है, गूगल साइड में ऑप्शंस जो है वो कम होती है। तो इसको हम यूज़ करते हैं कोलैबोरेशन वर्क के लिए। अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट की है, उसको कहीं आपने शेयर करना है, उसको टीम के साथ ऑनलाइन अपने अपने डिवाइसेस के ऊपर डिस्कस करना है, या उसके ऊपर जो है वो आपने कोई टीम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, उसका एक लिंक जनरेट करना है। जिस तरह से आप लोग को जो है वो जूम मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो एक लिंक पे क्लिक करने से आप जो है वो सारे जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से गूगल स्लाइड के ऊपर जब आप अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड करते हैं तो उसका भी लिंक आप लोग जो है वो जनरेट करके सबको एक्यूमुलेटिव लिंक, एक ही लिंक जनरेट करके शेयर कर सकते हैं, ताकि हर कोई उस लिंक पे क्लिक करके जो है वो उसको ज्वाइन कर सके। तो गूगल साइट को यूज़ करके भी आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू पावर पॉइंट। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि प्रेफरेबल यही है कि आप पावर पॉइंट को यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करें। और गूगल साइट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, कैनवा को भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल साइट में थीम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये देखें, इसके ये थीम्स हैं। अब थीम का मैंने आप लोग को बताया कि जो भी थीम आप अप्लाई करते हैं वो जितनी भी स्लाइड्स आपने इंसर्ट की होती हैं उन सब पे अप्लाई हो जाता है। जैसे कि एक वुडी थीम हमने अप्लाई किया तो वो सारी स्लाइड्स पर जो है वो अप्लाई हो चुका है। अगर मैं थीम चेंज करती हूँ तो देखिए, ये सारी स्लाइड्स के ऊपर जो है वो थीम अप्लाई हो चुका है।
तो पावर पॉइंट के अलग थीम्स होते हैं, गूगल साइट्स के जो है वो कुछ अलग फीचर्स और थीम्स होते हैं। इसी तरह से आप जो है वो थीम यूज़ कर सकते हैं। फाइल टैब पे आकर न्यू पर जाकर जो है वो आप थीम के टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप सिर्फ तभी सर्च कर सकते हैं, न्यू पे आकर थीम सर्च कर सकते हैं, जब आपके पास इंटरनेट एक्सेस होगी। पावर पॉइंट के जो थीम्स है आपको ऑफलाइन मिलेंगे। गूगल साइट आपके पास तब वर्क करेगा जब आपके पास इंटरनेट एक्सेस होगी, तभी आप इसको क्रोम से जाके ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। और पावर पॉइंट से सिर्फ यहाँ से बैक से आके आप थीम तब डाउनलोड कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट एक्सेस है। और एक वेबसाइट है slides.carnival.com, उससे भी जो है वो आप थीम यूज़ कर सकते हैं। और उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई कि आपके सोर्सेज कौन कौन से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। अब बात आती है टाइटल स्लाइड की। पावर पॉइंट के अंदर जो वेरी फर्स्ट स्लाइड होती है वो होती है टाइटल स्लाइड, कि आप जिस चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जो आपका टॉपिक है उसका टाइटल क्या है, वो टॉपिक क्या है। तो आप सबसे पहले जो है वो टाइटल स्लाइड बनाते हैं, जो कि आपका मेन इंप्रेशन होता है कि आपकी टाइटल स्लाइड अच्छी होगी तो आपका जो है वो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। जैसे कि एक ये मेरे पास जो है वो प्रेजेंटेशन है, मेडिकल टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज। अब इसमें ही आप देख सकते हैं कि जो मेरी वेरी फर्स्ट स्लाइड है ये टाइटल स्लाइड है। अभी आइडिया दे रही है कि मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है, और साथ ही मैंने जो है वो उसका बैकग्राउंड भी उसी तरह का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं टाइटल स्लाइड में। तो आपकी टाइटल स्लाइड ऐसी होनी चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट करे कि आपका टॉपिक क्या है। उसके अंदर कोई ऐसी आप पिक्चर या बैकग्राउंड सेट करें, उसका नाम जो है वो आप अपने टॉपिक का यहाँ पर मैंशन करें, तो ये आपकी बन जाएगी टाइटल स्लाइड। और साथ में आपने जो है वो पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। पिक्चर्स आपने पावर पॉइंट के अंदर लाजमी सेट करनी है। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करें तो आप ट्राई करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज करने की, या आप उसके अंदर वीडियोस इंसर्ट करें, कोई पिक्चर आप उसके अंदर इंसर्ट करें। पिक्चर्स लाजमी तौर पे आपने ब्लर पिक्चर्स इंसर्ट नहीं करनी, आपने हमेशा क्लियर पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। आप पिक्चर जो है वो गूगल से ले सकते हैं। गूगल से पिक्चर सर्च करें, वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दें। इसी तरह से जो भी आप लोग के पास सेव्ड पिक्चर है वो आप इंसर्ट ऐप से यहाँ से आके इंसर्ट कर सकते हैं, दिस डिवाइस। उससे आप चल जाएंगे आपके डिवाइस में जो भी सेव्ड पिक्चर्स हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो स्क्रीनशॉट की ऑप्शन होती है, जिससे आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए स्क्रीनशॉट पे आकर जितनी भी स्क्रीन्स ओपन होंगी ना आपके पास, वो सबकी यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी कि आपने किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करने से जो रिसेंटली आपने स्क्रीन ओपन की होगी आप वहाँ पर आ जाएंगे, जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और जिस पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप उसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे और ये स्क्रीनशॉट आपके पास जो है वो इंसर्ट होके आ जाएगा। जैसे कि मैंने इस स्लाइड के अंदर जो है वो अपना स्क्रीनशॉट इंसर्ट किया था, और अब स्क्रीनशॉट इसके अंदर इंसर्ट होके आ चुका है। तो स्क्रीनशॉट कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जिस एग्जैक्ट क्वालिटी की मेरे पास प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड आ रही थी उसी क्वालिटी के साथ इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आया। तो पिक्चर डिलीट करने के लिए आप बॉर्डर पे क्लिक करके सिंपली डिलीट की प्रेस कर देंगे तो पिक्चर डिलीट हो जाएगी। इस तरह से जो है वो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपने गूगल से इंसर्ट करनी है तो सिंपली आप अपना कोई भी टॉपिक सर्च करें और इस पिक्चर के ऊपर जो है वो राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करें, और जहाँ भी आपने पेस्ट करनी है वहाँ से आके जो है वो आप कंट्रोल V प्रेस कर देंगे तो आपकी पिक्चर वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, जिसको आप यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर की भी ऑप्शन आती है, तो अगर आप चाहें तो इस पिक्चर को रिप्लेस करके कोई और पिक्चर भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर्स जो है वो लाजमी तौर पे आपने इंसर्ट करनी होती है। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करें तो ट्राई करें कि हर स्लाइड के अंदर आप जो है वो पिक्चर्स यूज़ करें, क्योंकि जब पिक्चर्स यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, ग्राफ्स, टेबल्स, वीडियोस, ऑडियोज़ वगैरह को यूज़ किया जाता है तो प्रेजेंटेशन बोरिंग नहीं होती। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन में जस्ट टेक्स्ट है और इस तरह के और कोई फीचर्स नहीं है तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बोरिंग लगेगी। अच्छा, अब आप वीडियोस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। कोई इररेलेवेंट वीडियो आपने यूज़ नहीं करनी है जो कि आपके टॉपिक से रिलेट करती है, जो आप प्रेजेंटेशन में बातें डिस्कस कर रहे हैं उनसे रिलेट करती है, आपने वो वीडियो इंसर्ट करनी है। अब वीडियो अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप जो है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप पिक्चर से भी वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप स्नैपचैट या मोबाइल ऐप्स यूज़ करके जो आपके पास पिक्चर्स हैं आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। फिर आप वो वीडियो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहे आप उसके अंदर जो है वो उसको साइलेंट कर दें, उसकी कोई ऑडियो ना लगाएं, और एज इट इज़ आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं एज ए वीडियो।
वो भी एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि अगर आप एक वीडियो जो है वो इंसर्ट कर देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, और उसकी जो भी क्वालिटी है, जो भी आप वीडियो यूज़ करें, उसकी क्वालिटी जो है वो गुड होनी चाहिए, यानी वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स के। फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हो वो जो ऑडियंस है उसको नज़र आ रहा हो। कभी कभी हम ऐसे फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें तो स्टाइलिश लग रहे होते हैं, लेकिन जो ऑडियंस डिस्टेंस पे बैठी होती है उसको वो फिर स्टाइल्स जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते, वो रीडेबल नहीं होते उनके लिए, जिसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी आती है फ़ॉन्ट स्टाइल्स को, फ़ॉन्ट स्टाइल्स की वजह से कि वो प्रेजेंटेशन को फिर पिक नहीं कर पाते, उनको सही नज़र नहीं आ रहा होता, या फिर उनको जो है वो इंटरप्रेट नहीं हो रहे होते हैं वो फ़ॉन्ट स्टाइल्स। तो आपने ऐसा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है कि आप खुद को कंसीडर करें उस डिस्टेंस पर जाकर, जिस डिस्टेंस पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो आपके लिए रीडेबल होगा या नहीं होगा। तो ऐसे फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपने चूज़ करने हैं जो कि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से करें आप, यानी ऑडियंस के तौर पे आप खुद को जज करके देखिए, अगर हम ऑडियंस हो और इस डिस्टेंस के ऊपर खड़े हों तो हम किस फ़ॉन्ट स्टाइल को प्रेफर करेंगे। और फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं ये वेबसाइट्स जहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर होम टैब पे भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल्स मिलते हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। हर फ़ॉन्ट स्टाइल का जो है वो यहाँ पर रिव्यू आपको बैक पे शो हो रहा है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जो है वो यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं है और वो ज़्यादा सर्च करना चाह रहा है, तो यहाँ वेबसाइट्स को यूज़ करके जो है वो आप फ़ॉन्ट स्टाइल सर्च कर सकते हैं। डी फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट मैजिक, वी फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट ज़ोन और फ़ॉन्ट स्पीक्स। जैसे कि हम एक वेबसाइट पर जाके देखते हैं डी फ़ॉन्ट, कि हम इसके थ्रू फ़ॉन्ट स्टाइल्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डी फ़ॉन्ट यहाँ पर जो है वो मैंने एक वेबसाइट सर्च की है, और आप और वेबसाइट्स पे जाकर भी विजिट करके देख सकते हैं कि जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक वेबसाइट है डी ए फ़ोन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट में एक तो ये जो रिसेंटली इन्होंने ऐड किए हुए हैं फ़ोन्स वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, और यहाँ पर कैटेगरीज आ रही हैं। जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको फ़ोन चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उससे रेलिवेंट जो फ़ोन्स होंगे वो यहाँ पर आपके पास अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वो फ़ोन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा जो कि एक ज़िप फाइल होगी। ठीक है, इस तरह से वो जिप फाइल होगी, उसके ऊपर राइट क्लिक करके जो है वो आपको उसको अनजिप करना पड़ेगा, अनजिप टू रेलिवेंट फोल्डर कर देंगे तो वो फ़ोन आपके पास हो जाएगा डाउनलोड। फिर आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी और फ़ोन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप वापस पावर पॉइंट में आके देखेंगे तो फ़ोन आपके पास यहाँ पर अपीयर हो रहा होगा। तो इन वेबसाइट्स को यूज़ करके भी आप अपने फ़ोन स्टाइल्स यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने जो है वो बात इसी चीज़ पर डिपेंड करती है, फ़ोन स्टाइल इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो आप जिस ऑडियंस को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनके लिए ये चीज़ जो है वो सूटेबल होनी चाहिए, उनको सूट करनी चाहिए। और फ़ॉन्ट साइज़ आपने कितना रखा है ये भी डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, कि जो डिस्टेंस है ऑडियंस के दरमियान में और आपके प्रेजेंटेशन के दरमियान में। नॉर्मली जो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए वो 32 है, लेकिन ये स्टिल आपके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि ऑडियंस और आपके प्रेजेंटेशन में कितना डिस्टेंस है, और जो ऑडियंस स्टैंड करिए आपकी, जिस डिस्टेंस पर वो स्टैंड करिए उनको आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर नज़र आनी चाहिए। आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इतना होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को जो है वो आपका पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन क्लियरली विजिबल हो और उनको डिफ़िकल्टी ना आए आपकी प्रेजेंटेशन पढ़ने में। ये मतलब कि वो पहली वाली स्लाइड के ऊपर फोकस करके उसको रीड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप उसको डिस्कस करके नेक्स्ट स्लाइड पे चले गए हैं। तो इस तरह की जो है, अच्छा आप जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं आप उन सबको इम्प्रेस नहीं कर सकते, और ना ही आपका ये टारगेट है कि सारे के सारे ऑडियंस जो हैं वो, सारे के सारे ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन से हैप्पी होकर जाएं और आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन सबके लिए ही बेस्ट है। तो हमारा टारगेट होता है मैक्सिमम ऑडियंस, हमने मैक्सिमम ऑडियंस को कंसीडर करना होता है। अब आप एनिमेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के बारे में किसी को पता है? व्हाट आर एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस?
अच्छा, एनिमेशंस वो होते हैं पावर पॉइंट के ऐसे इफेक्ट्स जिसको यूज़ करके आप वन बाय वन चीज़ों को अपीयर करवा सकते हैं। जैसे अभी मैंने माउस क्लिक किया तो मेरे पास ये अपीयर हो गया, माउस क्लिक किया मेरे पास पिक्चर अपीयर होके आ गई है। इसी तरह से माउस क्लिक करने से एनिमेशंस आ गया और मेरे पास जो है वो एनिमेशन के पॉइंट्स आ गए कि आपने डिसेंट एनिमेशंस यूज़ करने हैं, इसको ओवर यूज़ नहीं करना, और आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रीऑर्डर कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग एनिमेशंस को यूज़ करके। तो एनिमेशंस ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको यूज़ करके आप वन बाय वन जो है वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि क्या चीज़ पहले अपीयर हो और क्या चीज़ बाद में अपीयर हो आपकी स्लाइड में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एनिमेशन टैब में आती हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक करती हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पर एनिमेशंस प्ले हो रही हैं। अब एनिमेशंस रिलेट करती हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। जैसे मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया, एनिमेशन टैब में इससे रेलिवेंट जो है वो ये ऑप्शंस हैं कि अगर आप शेप पे क्लिक करते हैं तो इस पर ये एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। ड्यूरिंग स्लाइड शो जब आप माउस क्लिक करेंगे या सर्टेन टाइम यहाँ से सेट करेंगे तो उस टाइम के बाद जो है वो आपकी ये इस तरह से अपीयर होकर आएगा, ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से जो आप एनिमेशन लगा रहे हैं किसी पिक्चर पे भी लगा सकते हैं, वीडियो पे भी लगा सकते हैं, और आप जो है वो यहाँ पर किसी टेक्स्ट पर भी अपनी एनिमेशन लगा सकते हैं। अब मैंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, जैसे ये वाली एनिमेशन मेरे पास फर्स्ट पर है, आप देख सकते हैं इसके साथ 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 2 है, ये 3, 4, 5 एंड 6। तो एनिमेशन कैसे लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, एनिमेशन टैब में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमेशन। पहली होती है एंट्रेंस, कि कोई चीज़ एंटर किस तरह से होकर आए। फिर होती है एम्फेसाइज, कि अगर आपने किसी चीज़ को एम्फेसाइज करवाना हो तो वो किस तरह से जो है वो आपके पास वो चीज़ एम्फेसाइज हो। और एट लास्ट पे जो है वो आप एग्जिट के एनिमेशन एंटर करते हैं। आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, और आप जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे एक एनिमेशन ही रहने दें। ठीक है, एनिमेशन जो है वो कुछ टाइम कंज्यूमिंग फीचर्स है, इसको समझा जाता है कि अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना तो एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के ऊपर टाइम लगता है। तो जो आपके ऑडियंस है उसका टाइम इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आपने कंसीडर करना है। अगर आपके एनिमेशंस और ट्रांजिशंस पर ही इतने नंबर ऑफ सेकंड्स लग रहे हैं तो वो फिर इस बात से इरिटेट हो जाते हैं कि अगर मैंने इसी के ऊपर 3 एनिमेशंस लगा दी, अभी तो मैंने इसके ऊपर एक एनिमेशन लगाई है। ऐड एनिमेशन के लिए हम यहाँ से जाके जो है वो एक से ज़्यादा एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो अगर मैंने एक ही चीज़ के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशन लगा दी और पूरी प्रेजेंटेशन में थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन मेरी एनिमेशन ही प्ले होती जा रही हैं, और ये जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है मेरी प्रेजेंटेशन का। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है कि एग्जेसिव यूज़ नहीं करना है एनिमेशंस का। एनिमेशंस को आप कम यूज़ करें। ये हम यूज़ करते हैं चीज़ों को रीऑर्डर करने के लिए, कि अगर हम जो है वो प्रायोरिटाइज करना हो कि चीज़ मेरे पास पहले अपीयर होकर आए, ये चीज़ जो है वो मेरे पास पहले अपीयर होकर आए, ये बाद में अपीयर होकर आए, इसी तरह से जो है वो फिर वन बाय वन सारी चीज़ें मेरे पास अपीयर होती जाएँ। तो इसके लिए हम एनिमेशंस यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिसेंट एनिमेशंस यूज़ की हैं। एनिमेशंस के ये भी इफेक्ट्स होते हैं कुछ यहाँ पर, जैसे श्रिंक है, और जो कि आपने यूज़ नहीं करने होते, जैसे रैंडम बार्स वगैरह। तो ऐसे एनिमेशंस जो है वो ट्राई करें यूज़ करना जो कि डिसेंट इफेक्ट क्रिएट करें, स्पेशली जब आप कोई बिजनेस की प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो आपने डिसेंट एनिमेशन यूज़ करनी है, एनिमेशन को ओवर यूज़ नहीं करना, यानी आप कम से कम एनिमेशन जो है वो अपनी स्लाइड के अंदर लगाएं। आप यूज़ करें नीड बेसिस के ऊपर, कि अगर आप जो है वो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं कोई चीज़ मेरे पास पहले अपीयर हो या कोई चीज़ बाद में, तो फिर आप उसको जो है वो एनिमेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर लें। इसके अलावा जो है वो एनिमेशन को हम अपनी प्रायोरिटी सेट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं कि ये चीज़ मैंने इसके ऊपर एनिमेशन लगा दिया और फिर इसको रीऑर्डर कर दिया। इसी तरह से ट्रांजिशंस होते हैं स्लाइड के इफेक्ट्स। एनिमेशन अभी हमने देखा, ये एनिमेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। किसी भी चीज़ पे क्लिक करें, एनिमेशन टैब में जाएं और यहाँ पर जो है वो आप उसकी एनिमेशन लगा सकते हैं, और फिर आप उसको रीऑर्डर कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करके मैंने मूव अर्लियर कर दिया या मूव लेटर कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ पहले या बाद में डिस्प्ले हो रही होगी। यहाँ से आप उसकी डिले टाइमिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरे पास सेकेंड एनिमेशन है वो फर्स्ट वाले की इतनी देर बाद प्ले हो। ड्यूरेशन इन नंबर ऑफ सेकेंड स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एनिमेशन के प्ले होने का टाइम इतने नंबर ऑफ सेकेंड्स तक हो। और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि वो ऑन क्लिक स्टार्ट हो, जैसे आप माउस क्लिक करें एनिमेशन प्ले हो जाए, या फिर प्रीवियस के साथ या फिर आफ्टर प्रीवियस जो है वो एनिमेशन प्ले हो। और ट्रांजिशंस होते हैं वो इफेक्ट्स जो कि आप स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर स्लाइड के साथ एक स्टार बना हुआ आ रहा है, ये इंडिकेशन होती है कि स्लाइड के ऊपर कोई ट्रांजिशन अप्लाई हुई है। जैसे कि मैं इस स्लाइड के ऊपर देखूँ तो इसके ऊपर फेड वाली ट्रांजिशन अप्लाई हुई है, इस स्लाइड के ऊपर भी फेड ट्रांजिशन अप्लाइड है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। जैसे कि पुश के ऊपर क्लिक किया तो हमने यहाँ से ट्रांजिशन सेट कर लिया। प्रीव्यू पे क्लिक करके हमें ट्रांजिशन का प्रीव्यू शो हो जाता है, यहाँ से हम उसकी
ड्यूरेशन इन नंबर ऑफ सेकेंड स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी देर में वो डिस्प्ले हो। ट्रांजिशन के साथ आप यहाँ पर साउंड भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर जो है वो अपलॉज की साउंड लगाई है, और अगर मेरे लैपटॉप में कोई साउंड है तो यहाँ पर अदर साउंड में जाकर हम चले जाएंगे अपने म्यूज़िक फोल्डर में, और वहाँ से जाके भी हम कोई साउंड इंसर्ट कर सकते हैं जो कि हमारी ट्रांजिशन के साथ प्ले होगी। और यहाँ पर ऑप्शन होती है कि आपकी स्लाइड जो है वो कब प्ले हो, जब आप माउस पे क्लिक करें तब ड्यूरिंग स्लाइड शो आपकी स्लाइड आए। यहाँ पर आप सर्टेन नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफाई कर देते हैं, नंबर ऑफ सेकेंड्स, जिसके बाद आपकी एनिमेशन प्ले हो जाती है। अगर आप दोनों बॉक्सेस पे टिक कर देते हैं तो जो चीज़ आप पहले कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 10 सेकेंड्स का टाइम सेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने दोनों बॉक्सेस को टिक किया हुआ है। अगर 10 सेकेंड्स कंप्लीट होने से पहले मैं माउस पे क्लिक कर देती हूँ तो मेरे पास जो है मेरी स्लाइड आ जाएगी, और अगर माउस पे क्लिक करने से पहले मेरे 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अगर आपने दोनों को टिक नहीं किया हुआ तो जो टिक्ड है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड जो है वो ड्यूरिंग स्लाइड शो प्रेजेंट हो रही होगी। और ये होती है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। आप अपनी स्लाइड शो के अंदर जो है वो स्मार्ट आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको यूज़ करके आप जो है वो अपनी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्मार्ट आर्ट भी एक इंगेजिंग वे, ये सारे वेज ही होते हैं, पिक्चर्स, वीडियो, स्मार्ट आर्ट वगैरह, ये सारे वेज टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए होता है। आप अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट व्यू में, पॉइंट्स में और डायग्रामेटिक फॉर्म में पिक्चर्स और वीडियोस के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करें। टेक्स्ट को कम से कम यूज़ करें, ठीक है। चार्ट्स यूज़ करें, ग्राफ्स और स्मार्ट आर्ट्स वगैरह, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बोरिंग ना हो। क्योंकि टेक्स्ट जहाँ पे यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने कहीं भी टेक्स्ट यूज़ नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पर जो है वो आप लोग को लाइंस लिख के दिखाती तो आप लोग जो है वो उसको फोकस ना करते, लेकिन अभी आप लोग का यहाँ पर फोकस हो रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और क्योंकि एक तो मैंने स्लाइड को फिल नहीं किया हुआ, मेरी पूरी स्लाइड यहाँ पर फिल नहीं है, और हर चीज़ को जो है वो एक विजुअलाइज करने की कोशिश की गई है कि या तो वीडियो में उसको प्रेजेंट किया जाए या ऑडियो में, या फिर आप जो है वो पिक्चर्स के थ्रू, स्मार्ट आर्ट के थ्रू जो है वो अपनी प्रेजेंटेशंस को लेकर चलें। तो स्मार्ट आर्ट लगाने के लिए आप इंसर्ट टैब पे आते हैं, यहाँ से जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लिस्ट प्रोसेस की स्मार्ट आर्ट चाहिए, प्रोसेस, साइक्लिक, हायरार्की। मैंने जो पीछे इंसर्ट की हुई है वो हायरार्की है, तो यहाँ से जो है वो आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और ये हम ड्यूरिंग कोर्स जो है वो लर्न करते हैं कि किस तरह से हम स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करें। अभी मैंने हर चीज़ का ना आप लोग को एक प्रीव्यू और आइडिया दिया। मेन फोकस हमारा इस बात पर है कि हम प्रेजेंटेशन किस तरह से रेडी करें कि वो इंगेजिंग प्रेजेंटेशन हो। प्रेजेंटेशन के फीचर्स अभी हम इस बूट कैम्प के अंदर डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। और आप जो है वो टेबल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास जो है वो नंबर्स हैं, या फिर आप अपने डेटा को जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका डेटा है, तो आप ट्राई करें कि उसको चार्ट्स में या फिर टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से जो है वो आप इंसर्ट टैब से टेबल बनाकर भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल डेटा को। तो प्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपने खुद को एज एन ऑडियंस कंसीडर करना होता है कि अगर आप ऑडियंस होते तो फिर आप क्या चीज़ प्रेफर करते। तो आपने खुद को बिल्कुल स्पेसिफिकली अपने ऑडियंस को कंसीडर करना है, खुद को एज एन ऑडियंस कंसीडर करना है कि अगर आप ऑडियंस होते हैं तो इस टॉपिक से रेलिवेंट जब आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट की जा रही होती तो जो प्रेजेंटर है आप उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस किस बातों को डिस्कस करे और किस तरह से डिस्कस करे। तो आप खुद को जब ऑडियंस बनकर कंसीडर करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा और आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड करने लग जाएंगे। इसके अलावा आपने हमेशा जो है वो अपने माइंड में ये रखना है कि जो ऑडियंस है उसका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आपने ज़्यादा चीज़ों को ड्रैग नहीं करना, आपने जो है वो एनिमेशन ट्रांजिशंस को ओवर यूज़ नहीं करना, और आपने अगर कोई वीडियो इंसर्ट करनी है या कोई ऑडियो इंसर्ट करनी है तो आपकी टाइम लिमिटेशन को कंसीडर करते हुए होनी चाहिए। सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि विद इन टाइम आप अपनी प्रेजेंटेशन कवर कर लें, जो भी आपको टाइम अलॉट किया गया है उसके अंदर आप पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें। और अपनी प्रेजेंटेशन का हर पॉइंट जो है वो आपने टारगेटेड ऑडियंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है। हर चीज़ जो है वो आपने ये सोच के करनी है कि ये चीज़ जो है मैं ऑडियंस के लिए कर रही हूँ, तो ऑडियंस क्या प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा आपने बुलेट्स और नंबर लिस्ट में करनी है। अगर आप किसी भी चीज़ का जो है वो लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने उसको पैराग्राफ फॉर्म में कभी भी प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं करना, आपने हमेशा उसको लिस्ट फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करना है। और उसके बाद जो है वो आप उसके ऊपर बुलेट्स भी लगाएंगे, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर मैंने एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की हुई है, और मैंने उसको उस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब से आके उसके यहाँ पर बुलेट्स इंसर्ट किए हुए हैं।
तो हर चीज़ को जो है वो आपने पैराग्राफ को अवॉइड करना है, आपने लिस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और लिस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद या तो आप उसके ऊपर यहाँ से आके नंबर्स अप्लाई करें, या फिर आप जो है वो उसके ऊपर बुलेट्स अप्लाई करें। चार्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। चार्ट्स हम कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, ये हम ड्यूरिंग कोर्स लर्न करते हैं कि हम चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, और फिर चार्ट्स जो है वो कौन कौन सी टाइप के होते हैं, कौन सी टाइप का चार्ट हम कब इंसर्ट करते हैं, और चार्ट्स के सारे फीचर्स। इसके अलावा जो है वो प्रेजेंटेशन की थीम्स की हमने बात की है कि थीम्स जो है वो डिज़ाइन टैब से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। थीम ये होता है कि जितनी भी स्लाइड होती हैं उन सब के ऊपर जो है वो उस थीम का इफेक्ट आ जाता है। फर्दर आप उस थीम के वेरिएंट्स भी चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड से जाके जो है वो आप जो सिलेक्टेड स्लाइड होती है सिर्फ उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो आप इसको सॉलिड फिल कर लें, उसका ग्रेडियंट्स लगा सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट लगाया हुआ है, ये कोई सॉलिड फिल नहीं है। सॉलिड फिल कलर होता है एक ही कलर। ग्रेडियंट फिल होता है उसके अंदर मोर देन वन कलर्स होते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक सीरीज भी हो सकती है, वो डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं। पिक्चर भी आप बैकग्राउंड में इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जो है वो टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से पैटर्न फिल के अंदर आप कोई पैटर्न इंसर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स का पैटर्न, यहाँ से आप पैटर्न्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल से जो है वो हम कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आपने ये जो भी सेट किया है बैकग्राउंड सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करना है, आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। रीसेट बैकग्राउंड पे क्लिक करने से क्या होता है कि बैकग्राउंड जो सेट हुआ होता है वो डिलीट हो जाता है, और जो प्रीवियस आपके पास थीम आ रहा होता है या जैसे ब्लैंक स्लाइड आ रही होती है वो आ जाती है। और यहाँ से जो है वो आप इसको क्लोज कर देंगे। तो पावर पॉइंट भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने थीम्स के लिए। गूगल स्लाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट से, ऑनलाइन थीम्स यूज़ कर सकते हैं, और स्लाइड्स carnival.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको ऑफर करती है थीम्स अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। जो भी आपकी कैटेगरी है, कोई बिजनेस है, कोई एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, यहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। कभी कभी हमारी जो है वो कोई फील्ड नहीं होती, या फिर कोई कैटेगरी से रिलेटेड हमने प्रेजेंटेशन नहीं बनानी होती, हमें कंसीडर कर रहे होते हैं कि हमें जो है कुछ डिसेंट प्रेजेंटेशंस चाहिए या क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस चाहिए, तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। क्रिएटिव की कैटेगरी है, यहाँ से जाके जो है वो आपको कुछ क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस के स्टाइल्स मिल जाएंगे। हर प्रेजेंटेशन में जो है वो यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर क्रिएटिव प्रेजेंटेशन स्टाइल्स है। हर प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो नीचे आइकन्स बने हुए हैं, जैसे ये कैनवा है, ये गूगल स्लाइड है, और ये पावर पॉइंट है। तो जिसके नीचे कैनवा है वो सिर्फ कैनवा के अंदर ही ओपन हो सकती है, और वहीं पे प्रेजेंटेशन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और जिसके नीचे तीनों ऑप्शन आ रही हैं वो पावर पॉइंट, कैनवा, गूगल में जो है वो क्रिएट हो सकती है। किसी भी प्रेजेंटेशन को आपने चेक करना हो तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो उसकी ऑप्शन आएंगे कि आप उसको कहाँ पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और उस प्रेजेंटेशन का जो है वो बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 27 का मतलब है कि इस टेम्पलेट के अंदर 27 स्लाइड्स होंगी, और हर स्लाइड को जो है वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है वो एक मेडिकल टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज का टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स कार्निवल के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो हर चीज़ एडिटेबल होती है। जैसे पिक्चर है, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट पिक्चर की ऑप्शन आ रही है, आप पिक्चर को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा चेंज पिक्चर के थ्रू आप इस पिक्चर को रीप्लेस करके अपनी पिक्चर जो भी सेव्ड है या फिर आपने गूगल से लिया है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। हर चीज़ जो है वो क्लिकेबल है, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको रीसेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग की सेटिंग्स कर सकते हैं। जी कैनवा में कर सकते हैं। कैनवा में करके ये होता है कि उसके अंदर फिर प्रेजेंटेशंस के ना फीचर्स नहीं होते, जैसे आप ऑडियो नहीं उसमें इंसर्ट कर सकते, वीडियो, और इसके अलावा फिर एनिमेशन और ट्रांजिशंस नहीं होती। कैनवा में हम तब करते हैं जब हमने कैनवा के थ्रू प्रेजेंटेशन सिंपल से क्रिएट की है, और फिर हम उसको जो है वो डाउनलोड करें, और पावर पॉइंट के अंदर जो है वो फिर हम उसको एडिट करके उसके ऊपर एनिमेशन और ट्रांजिशन लगा सकते हैं। कैनवा के थ्रू भी आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अपने पास कैनवा डाउनलोड कर लें और स्लाइड्स कार्निवल से जाके जो है वो कैनवा का कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर लें। अच्छा, टेम्पलेट्स डाउनलोड करके ना फिर आपने उसको अपने से रिप्लेस करना होता है। जो भी आपके डेटा है, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, उसे आप उसको रिप्लेस करते जाएं, और फिर जो है वो आपकी स्लाइड बन जाएगी।
इसी तरह से आप थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन देखिए तो आपकी जो है वो पूरी प्रेजेंटेशन रेडी होती जाएगी। अब आपको आइडिया हो रहा है कि टाइटल स्लाइड कैसे बनानी है, तो अगर एक दफ़ा आप अपना थीम चूज़ कर लेते हैं ना अपनी फील्ड से रिलेटेड, यहाँ पे जो आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक अच्छा थीम यूज़ कर लेते हैं, आपका आधा काम एक अच्छी प्रेजेंटेशन का वहीं पर डन हो जाता है। फिर उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है आपको आइडिया होता जाता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करना है, और आप हर चीज़ को जो है वो फिर अपनी जो कॉन्टेक्स्ट होगा उससे रिप्लेस करते जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पर पिक्चर्स हैं तो पिक्चर को अपनी पिक्चर से चेंज कर लूँगी, और यहाँ पर अबाउट अस के अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे जो भी हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है, या जिसके लिए कंपनी के लिए अगर हम कंपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर एडिट करते जाएंगे। नहीं, कैनवा में दिखा देती, लेकिन ये कोर्स MS ऑफिस का है ना, तो इसलिए मैंने बस आपको बताया है कि प्रेजेंटेशन हम कैनवा के थ्रू देख सकते हैं, इसलिए मैंने कैनवा को डिस्कस नहीं किया। अच्छा, तो स्टेप्स क्या होते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के? सबसे पहले आपने टाइटल स्लाइड बनाना होता है, फिर आपने थीम्स और बैकग्राउंड्स वगैरह आपने देख लेने होते हैं, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, चार्ट्स, टेबल, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, फ्लो चार्ट वगैरह, और एंड पे जो है वो आप इस तरह की स्लाइड रेडी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो, आप ऑडियंस को क्वेश्चंस के लिए जो है वो लास्ट पे टाइम देते हैं, तो क्वेश्चन स्लाइड बना सकते हैं और थैंक यू स्लाइड बना सकते हैं लास्ट के ऊपर। तो अब आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड या फिर अभी जो हमने डिस्कशन किया उससे रेलिवेंट, तो फिर आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बिजनेस स्लाइड का जो है वो एक टेम्पलेट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब यहाँ पे एक पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके आप उस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड पे आपकी जो सिलेक्टेड पिक्चर है वो आ जाए यहाँ पर। तो हर चीज़ को जो है वो फिर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं तो टेम्पलेट आपको बेसिक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए होता है, आपको हेल्प करने के लिए होता है, उसको आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग खुद बनाते हैं, आपकी फिर प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी हो जाती है। एरोज पर एनिमेशन जैसे डालते हैं कि आप इंसर्ट टैब से सबसे पहले जाके शेप से कोई एरो इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है जैसे आप ये वाले एरोज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये वाले एरोज भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपने एरो इंसर्ट किया है ना, आप उसके ऊपर क्लिक करें, एनिमेशंस जाएं और उसके ऊपर जो है वो आप एनिमेशन लगा सकते हैं, फिर आप उसको यहाँ से रीऑर्डर कर सकते हैं। फ्री लॉन्सिंग की कुछ वेबसाइट जो है वो मैंने आज बतानी है। एडवांस एक्सेल के कोर्स का जो बूट कैंप है उसके अंदर कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें हम फ्री लॉन्च कर सकते हैं, अदर देन फाइवर एंड अपवर्क। तो वो आप ज्वाइन करके देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिस पे हम जो है वो अपना काम को फ्री लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ना ग्रुप्स होते हैं हर चीज़ से रेलिवेंट, अगर आप डेटा एंट्री टाइप करके सर्च करें तो रेलिवेंट ग्रुप्स आ जाएंगे, MS ऑफिस के ग्रुप्स आ जाएंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी वर्क मिलता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कोई भी आप जो है वो काम मत कीजिएगा, अगर आप फाइवर और अपवर्क पे अपनी गिग्स बनाई हुई हैं, आप उसके ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन आपको जो है जो भी क्लाइंट है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर ऑफर कर रहा है कि आप टेलीग्राम से आकर मुझसे वहाँ पर कांटेक्ट करें, तो आपने उसको टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट नहीं करना और वहाँ पर आपने उसका कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं देना, अदरवाइज आपके जो पेमेंट की रिकवरी है वो नहीं होती। पेमेंट की रिकवरी आप सिर्फ तभी करवा सकते हैं जब आप जिस वेबसाइट से उससे कांटेक्ट किया आप उसी वेबसाइट के ऊपर उसको उसका मटेरियल रेडी करके प्रोवाइड करें, और उसी के ऊपर जो है वो फिर आप उससे पेमेंट रिकवर करवा सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर पेमेंट की रिकवरी नहीं होती, तो ऐसा बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं स्टूडेंट्स के साथ कि उन्हें टेलीग्राम पे वर्क तो करके दे दिया लेकिन वो फिर पेमेंट नहीं हुई। MS ऑफिस से रिलेटेड फ्री लॉन्चिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करके दे सकते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू कंपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करके दे सकते हैं, MS वर्ड से रेलिवेंट जो है वो आप जिस तरह से हम कोर्स के अंदर लर्न करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ये हम सब कुछ जो है वो कोर्स के अंदर लर्न करते हैं किस तरह से जो है वो चार्ट्स टेबल्स बनाने हैं, और बॉर्डर्स कैसे लगाने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, साइटेशंस, कैप्शंस, हेडर्स, फूटर्स, रिसोर्सेज रेफर करना, और पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ जो है वो MS वर्ड के अंदर डिस्कस करेंगे कोर्स में। इसके अलावा MS एक्सेल है, तो MS एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कैसे करना है, पिवट टेबल, पिवट चार्ट और फार्मूलाज वगैरह ये हम MS ऑफिस के कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और पावर पॉइंट का तो आप लोगों ने देख लिया कि प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना और उसके सारे फीचर्स डिटेल के साथ हम जो है वो कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं।
MS वर्ड के थ्रू ना हम क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स। हम इसके थ्रू न्यूज़पेपर क्रिएट कर सकते हैं, रिसर्च पेपर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं MS वर्ड। अब इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग के फीचर्स होते हैं। इसके अंदर हम हेडिंग्स बनाते हैं अपने कंटेंट की, फिर उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। जिस तरह से आप लोग की बुक्स होती है ना, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक पेज होता है जिसके ऊपर सारे चैप्टर्स का नाम होता है, वो चैप्टर्स किन पेजेस पर लोकेटेड है उनके आगे उनके पेज नंबर्स होता है। तो इसी तरह से MS वर्ड में जब आप हेडिंग्स इंसर्ट करते हैं आप उसका भी टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक है। किसी भी हेडिंग पर क्लिक करने से आप जो है वो ऑटोमेटिकली उस हेडिंग पर जा सकते हैं। इसी तरह से हेडर स्कूटर्स क्या होता है, उसको रिसर्च पेपर के हेडर स्कूटर्स हम किस तरह से लगाते हैं। साइटेशंस और कैप्शंस क्या होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के नीचे जो है ये कैप्शन इंसर्ट हुई हुई है। ये फिगर नंबर 2, फ्लो चार्ट इलस्ट्रेटिंग सैम्पल एंड पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कैप्शन होती है। आप कैप्शन कैसे लगा सकते हैं, इसके अलावा चार्ट्स, ग्राफ्स, इक्वेशंस क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर सेट करना, और रेफरेंसेस इन पे रेफर करना, बॉर्डर्स, वाटरमार्क, पेज कलर्स वगैरह, ये सब कुछ जो है वो हम ट्यूरिंग कोर्स डिस्कस करते हैं MS वर्ड से रिलेटेड। और फिर गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हैं उनके रेलिवेंट ऑफिस के साथ। इसके अलावा एक एडवांस MS एक्सेल का कोर्स भी है जिसमें हम एक्सेल जो है वो उसकी मैक्सिमम चीज़ें कवर करते हैं एडवांस लेवल की। जी, जो MS ऑफिस का कोर्स होता है ना उसके अंदर तीनों चीज़ें होती हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। आप जाके देख सकते हैं MS ऑफिस का पोर्टफोलियो NS ट्रेनिंग के इंस्टाग्राम पेज पर। तो वहाँ पर आप लोग को जो है वो डिटेल मिल जाएगी कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीनों MS ऑफिस के अलावा गूगल डॉक्स, स्लाइड्स और शीट्स भी हम डिस्कस करते हैं इस कोर्स में। और कोई क्वेश्चन? नहीं, MS ऑफिस का कोर्स इंडिपेंडेंट है, एडवांस MS एक्सेल का कोर्स अलग है। उसके अंदर हम सिर्फ एक्सेल डिस्कस करते हैं। MS ऑफिस के कोर्स में हम तीनों बंचेस डिस्कस करते हैं, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। बॉर्डर्स कैसे हम इंसर्ट करते हैं, होम टैब से यहाँ पर ऑप्शन होती है बॉर्डर्स की, यहाँ से आप बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। और पेज बॉर्डर्स इंसर्ट करने के लिए आप डिज़ाइन टैब पे लास्ट पे आते हैं तो पेज बॉर्डर्स लगा सकते हैं। डिटेल हम कोर्स में डिस्कस करते हैं। कोर्स कब से और इसकी सारी डिटेल जो है वो आप NS ट्रेनिंग का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ से मैनेजमेंट से डिस्कस करके तो पूछ सकते हैं आप। हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिला करेगी, और जो लेक्चर्स होंगे वो आपके पास बैच एंड हो जाने के बाद भी आप लोग के पास उनकी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हर कोर्स के ना 8 लेक्चर्स होते हैं, 1 मंथ का कोर्स होता है क्योंकि हर वीक के 2 लेक्चर्स होते हैं। तो यहाँ तो सैटरडे और संडे हमारे डेज हैं कोर्सेज के, या फिर मंडे और फ्राइडे। तो हर वीक के ना 2 लेक्चर्स होते हैं और 2 दिन भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरे 8 लेक्चर्स हो जाते हैं, तो एंड के ऊपर सर्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब आपकी लास्ट क्लास हो जाती है कंप्लीट, फिर सर्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आप लोग को जो है वो ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी और हार्ड कॉपी के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये सारी डिटेल्स आप लोग को ग्रुप में जो है वो NS ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपर मैसेज के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है इन सारी सर्टिफिकेट्स के लिए। आप लोग को जो है वो सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे आप लोग को? जी, हर सेशन के आप लोग के पास जो है वो रिकॉर्डिंग मिलती है। लाइव सेशन अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता, आप चाहें तो आप जो है जैसे आपको फिजिबल लगे, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको फिजिबल लगती है या फिर लाइव क्लास में जो है वो आपको लेक्चर लेना फिजिबल लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अटेंड कर सकते हैं लेक्चर। जी, MS ऑफिस के अंदर एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड आता है। MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कोर्सेज कंप्लीट कर लिया है। रिजा, आपने MS ऑफिस का कोर्स किया है?
अच्छा, तो कैसा रहा आपका रिव्यू एमएस ऑफिस के कोर्स के बारे में? आप डायरेक्ट मैसेज करनी है, मैसेज टू ऑल करके रिप्लाई कर सकती हैं आप अपना रिव्यू। अच्छा, एडवांस एक्सेल लेनी है। जी, एडवांस एक्सेल सेपरेट कोर्स है क्योंकि उसमें एडवांस एक्सेल की जो है वो सारी डिस्कशन होती है। तो उसके ऊपर पूरी हमारे जो 8 लेक्चर्स होते हैं वो सारे एडवांस एक्सेल पर ही होता है। एडवांस एक्सेल का भी बूट कैंप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 10 to 11। उसमें डेटा एंट्री और एडवांस एक्सेल का जो है वो फिर बेसिक आप लोग को ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाएगा कि हम उस कोर्स के अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं। एमएस ऑफिस कोर्स के मेन बेनिफिट्स होते हैं, जब भी आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं ना, प्रैक्टिकल आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, आपको लाजमी तौर पे एमएस ऑफिस यूज़ करने पड़ते हैं। वर्ड पे आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एमएस वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। कोई प्रेजेंटेशन अगर आपको देने की ज़रूरत पड़ती है तो आप एमएस पावर पॉइंट आपको आना चाहिए। इसी तरह से एक्सेल आपको लाजमी यूज़ करना पड़ता है जब भी आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो एमएस ऑफिस से आप फ्री लॉन्च तो कर सकते हैं वेबसाइट्स पर, फाइवर, अपवर्क, यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन ये आपकी बेसिक नीड होती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर जो है वो पूछते हैं कि आपको एमएस ऑफिस आता है या नहीं आता। अगर आपने अपने सीवी के अंदर लिखा हुआ है, आपने सर्टिफिकेट्स लिया हुआ है एमएस ऑफिस का, या फिर आपको जो है वो इसके ऊपर ग्रिप है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है आपकी सीवी के अंदर। और आपको जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। ये जो कोर्सेज होते हैं ना अपने फील्ड से रेलिवेंट, या फिर इस तरह के जो सॉफ्टवेयर के कोर्सेज होते हैं, ये आपकी सीवी के अंदर प्लस पॉइंट क्रिएट करते हैं। और जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, कि अगर ये सारी बातें आपको पहले से ही आता हो। फिर आपको भी प्रेफर किया जाता है कि इस बच्चे को पहले से ही आता है, इसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है।